हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम है नज़दीक, तैयारी हुई नहीं है तो आज इस वीडियो में 9th क्लास साइंस का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न है इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कहा जा रहा है कि विश्व के सभी जो वस्तुएं हैं, सभी सामग्री है, वो किससे बनी हुई है। तो ऑप्शन में आपका आ जाता है पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है ठोस, तीसरा द्रव और चौथा गैस। तो इसका सही आंसर होने वाला है पदार्थ, क्योंकि सब दुनिया की सभी वस्तुएं जो है वो पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, है ना, वो दे करके कर सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको अच्छे से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, वे कौन हैं। तो ऑप्शन में आपका है, ए ऑप्शन है अग्नि, बी आकाश, सी वायु और डी इनमें से सभी। तो 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत हुआ था अग्नि, आकाश, वायु, मिट्टी और जल। इसमें तो 3 ऑप्शन आपके हैं, ठीक ना। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पांचों में से 3 यही है और चौथा ऑप्शन आपका आ जाता है इनमें से सभी, यानी कि 4 आपका इनमें से सभी आंसर सही है। ओके, अगला जो प्रश्न है, पदार्थ बने होते हैं, पदार्थ बने होते हैं मतलब किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए है ठोस से, बी तत्वों से, सी कणों से और डी गैस से। तो पदार्थ किससे बने होते हैं, तो कणों से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कणों से। इसके बाद अगला प्रश्न है, पदार्थ के कण होते हैं कैसे होते हैं। भाई आपको पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कण कैसे हैं, पदार्थ के कण कैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका आ जाता है देखने योग्य, दूसरा है छोटे, तीसरा सूक्ष्म या डी बड़े आकार के। तो देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं जिससे पदार्थ बना होता है वो सूक्ष्म होते हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा, सूक्ष्म होगा। ओके, अगला जो प्रश्न आपका आ जाता है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि पानी में जब हम चीनी जैसे पदार्थ को घोलेंगे तो पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा। मतलब कहने का मतलब पानी का आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, क्या वृद्धि होती है, घटती है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या पहले से 2 गुना हो जाता है। तो याद रखिए पानी में चीनी जैसे पदार्थ, चीनी या नमक अगर घोलिएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि पानी में जो रिक्त, पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो है चीनी जैसे पदार्थ चले जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। इसके कारण पानी का आयतन जो होगा वो नहीं बढ़ेगा। ओके, चलिए ये तो प्रश्न हो गया, इसका सही आंसर हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। मतलब आपको पदार्थ नहीं है ये बता देना है, कौन पदार्थ नहीं है। तो जल तो पदार्थ है, पहला ऑप्शन जल है, दूसरा आपका आ जाता है बी ईर्ष्या और तीसरा है गंध और चौथा इत्र की सुगंध। तो यहाँ पर आपको जल जो है पदार्थ है, गंध भी पदार्थ है, इत्र की सुगंध भी पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या, यानी कि ईर्ष्या जो है वो पदार्थ नहीं है। ओके, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा, 7वां प्रश्न है कि पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। कहा जा रहा है कि पदार्थ जिस कण से बने होते हैं उस कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे देखिएगा पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गति की अवस्था में होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि है कि नहीं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। तो सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि पदार्थ के कण जो होता है वो गति की अवस्था में होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी गतिज ऊर्जा। ओके, अगला जो प्रश्न आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में
क्या परिवर्तन होता है, यानी ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि पदार्थ के कण हैं वो तो गति की अवस्था में होते ही हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसका मतलब तापमान दे देंगे, तो उस स्थिति में पदार्थ के कण में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गति तेज हो जाती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच गति बढ़ जाती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है, इसी कारण इसका सही आंसर हो गया ए। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न 9 जो है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है कि पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। यानी कि पदार्थ के कण जो है अगर स्वतः मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में है आपका विसरण, परासरण, संवहन या चालन। इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण, यानी स्वतः जो है अगर मिल रहा है पदार्थ के कण तो वो विसरण के कारण होता है। पदार्थ का एक गुण है विसरण, तो विसरण के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, कहता है कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। अभी प्रश्न पीछे आया था, पानी में चीनी जैसे या नमक जैसे पदार्थ को घोले थे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे वही चीज है, तो कौन सा गुण के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन है आपका पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, दूसरा ऑप्शन पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, चौथा ऑप्शन है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने बताया था कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसी के वजह से जो है पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी का आयतन या स्तर नहीं बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर जो है 11 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है निम्न में से कौन पदार्थ है। आपको चुनना है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, जिसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका स्नेह आ जाता है, दूसरा ऑप्शन विचार, तीसरा घृणा और चौथा आपका घड़ी। तो स्नेह, विचार, घृणा ये पदार्थ नहीं है। एक आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, घड़ी जो है एक पदार्थ है। ओके, तो इसमें हम लोग अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम देखेंगे कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, मतलब ठोस के कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल होता है या कैसा आकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा, ए कम, बी अधिक, सी नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ठोस के कणों के बीच जो है आकर्षण बल वो अधिक होता है, ठीक ना। किसके अपेक्षा, तो गैस और द्रव के अपेक्षा जो है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो ठोस में आपका सॉलिड में जो है ज़्यादा होगा, और उसके बाद लिक्विड में, है ना, उसके बाद आपका गैस में। यानी कि देखा जाए तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है कणों के बीच, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सबसे आखिरी में आपका गैस में। चलते हैं और आगे प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम ठोस पे बाहरी बल लगाएंगे तो ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई ठोस पे अगर हम बाहरी बल लगाते हैं तो आकृति में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती है, सी ऑप्शन आकृति बढ़ जाती है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकृति नहीं बदलती है। तो भाई ठोस पे बाहरी बल लगाएंगे तो आकृति नहीं बदलेगी। ओके, चलिए, तो बहुत आसान सा प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे कि द्रवों का ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे करना है। तो द्रवों का ऑप्शन देखिएगा, आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कहा जा रहा है कि द्रवों का डेफिनेशन हो गया। द्रव भाई किसे कहते हैं। तो देखिए, द्रव में क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, क्योंकि हम द्रव को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। मतलब गैसीय अवस्था में अगर कोई पदार्थ है तो कणों की गति कैसी होती है। तो ऑप्शन में है आपका नियमित या अनियमित। आपका यहाँ सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका है नियमित और तीव्र, या फिर डी ऑप्शन है अनियमित और तीव्र। तो इसका सही आंसर होगा कि अनियमित और तीव्र इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं अनियमित तरीके से जो है मूव करती है और तीव्र गति भी होती है उसका, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द्रवों में किसका विसरण संभव है। यानी कि द्रवों में किसका विसरण संभव है, ठीक है। ठोस का, द्रव का, गैस का, या तीनों का, ठीक ना। द्रव में किसका विसरण द्रवों में किसका विसरण संभव है, तो भाई तीनों का, है ना, तीनों का विसरण हो सकता है। ओके, ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ठोस पदार्थ का
क्या होता है, मतलब ये भी डेफिनेशन ही आपको बता देना है। तो ठोस पदार्थ का क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, या दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। मतलब आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो सही बात है कि ठोस का जो होता है आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि दोनों निश्चित होता है, आकार भी और आयतन भी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होगी। संपीड्यता का मतलब अगर हम देखें कि वैसा पदार्थ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर दे करके उसको कम आयतन में कर सकते हैं। यानी कि गैस को देखते हैं कि एक छोटे से 15 kg का गैस जो है एक छोटे से सिलेंडर में हम लोग माने रख लेते हैं। इसका रीजन यह है कि उसमें संपीड्यता का गुण जो है ज़्यादा होता है, इसके वजह से। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक होगी, ठोस का, गैस का, या द्रव का, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अधिक पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस, यानी गैस का जो संपीड्यता होता है वो अधिक होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है गैस को हम लोग प्रेशराइज करके, यानी कि इसमें संपीड्यता का गुण ज़्यादा होता है। ठीक है, जो कि प्रेशराइज करके इसको छोटे से टंकी में भर सकते हैं, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसको संपीड़न करना यानी कंप्रेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में कहता है, प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। मतलब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ठोस, गैस, द्रव और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई किसके मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि अगर देखा जाए तो ठोस का जो सॉलिड का होता है, उस सॉलिड का अगर देखा जाए तो पदार्थ के कणों के बीच एकदम बहुत कम दूरी होती है, मतलब कम होता ही नहीं, एक दूसरे से चिपके सटे हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिक्विड में आएंगे, ठीक ना, लिक्विड में, उसके बाद फिर गैस में। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे गैस का जो होता है, यहाँ पे देखें तो गैस के कणों का जो कणों के बीच का जो दूरी होता है गैस का, यहाँ पे हम गैस की बात करें तो इसके कण जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, किसके अपेक्षा दूर दूर होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा। मान लीजिए कि सॉलिड जो है, सॉलिड के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, और लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें, कोई लिक्विड पदार्थ की बात करें, तो इसके कण जो होते हैं वो ठोस से ज़्यादा दूरी पे होते हैं और गैस से कम। तो देखा जाए यहाँ पे तो गैस के कणों के बीच को, गैस के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर सही होगा कि गैस के बीच जो है, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ओके, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। यानी वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है, आपको ये बताना है। तो भाई वाहन में ईंधन के रूप में अभी तक अगर गैस की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जाता है सीएनजी, जल गैस, एलपीजी, नाइट्रोजन गैस, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीएनजी, क्योंकि सीएनजी का ही अभी प्रयोग जो है हो रहा है ईंधन के रूप में। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 प्रश्न कहता है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है। मतलब कहा ही जा रहा है कि गैसों के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि सबसे अगर देखा जाए तो गैस के कण दूर दूर होने की वजह से उनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा कम। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें अगला प्रश्न की ओर 22, जिसमें आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि, यानी स्विमिंग पूल में गोताखोर जो होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो पानी में अच्छा तैर लेता है, ठीक है, गोताखोर है, पानी को काट पाता है हाथ से। जैसे कि आगे बढ़ने के लिए वो क्या करता है कि हाथ को चलाता है और पानी को काट पाता है। ऐसा होता क्यों है, तो इसका ऑप्शन में है देखेंगे पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा ऑप्शन है पानी के कण गति करते हैं। तीसरा ऑप्शन है पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और चौथा ऑप्शन है पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो देखिए पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके वजह से जो है स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है पानी को काट पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक ना। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे 23, जिसमें कहा जा रहा है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। जो टेम्परेचर होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूरे विश्व में जो है जाना जाता है वो मात्रक को। तो हम देखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक ना, केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे 24 में देखेंगे, कहता है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन किसका फॉर्मूला था, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। सही आंसर क्या होगा, घनत्व होगा। ओके, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका आ जाता है 25 में देखेंगे, कहता है कि बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में क्या बनता है। देखिए
सबसे पहले तो कह रहा है कि बर्तन की दीवार है और गैस के कण जो हैं उस बर्तन के दीवार पे अपना क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। वैसा होता ही है, कण जो है गति करते रहते हैं और सतह पर वो अपना बल लगाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। तो गैस में बनता है, क्या गैस में बनता है, तो भाई प्रेशर लगा, यहाँ इकाई क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं तो उसको हम लोग दबाव कह देंगे, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दबाव। इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे आगे। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह ठोस क्या कहलाता है। देखिए कोई भी अगर मान लो कि ठोस जो है पिघल करके द्रव बन गया तो उस ठोस का वो क्या कहलाएगा। देखिए कोई भी ठोस जो है पिघल जाता है तो पिघलने को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक, ठीक ना। यानी कोई भी ठोस पिघल करके द्रव में अगर बदल जाता है तो वो जो है ठोस का गलनांक कहलाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलनांक। ओके, तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका कहता है कि ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। देखिए ठोस को जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका आ जाता है 28, जिसमें आप देखेंगे कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा क्या रहता है। जैसे कोई भी ठोस है अगर वो पिघल गया है, द्रव में बदल गया है, तो उस स्थिति में तापमान क्या रहेगा, जब तक पिघलते रहेगा तब तक क्या रहेगा या फिर बाद में क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। समान रहेगा, असमान रहेगा, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि ठोस जब पिघलता है तो जब तक पूरी तरह से नहीं पिघल जाएगा तब तक उसका जो तापमान होता है वो समान रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कि समान रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, मतलब बर्फ का गलनांक कितना होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 273.16 केल्विन। ओके, इसका सही आंसर यही होगा, इसका बर्फ का गलनांक यही होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन है शुष्क बर्फ, लाफिंग गैस, मार्स गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है आपका 31 में कहता है कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। यहाँ पे पूछा ही जा रहा है कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक। इसका हो जाएगा आंसर अधिक होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न जो है कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो वायुमंडलीय दाब पर अगर कोई द्रव जो है उबलना शुरू कर दे तो उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक का डेफिनेशन होता है कि वह तापमान जिस पर कोई जो है द्रव उबलना शुरू करता है उसको क्वथनांक कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है 33 में कहता है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि भाई 273 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या होती है। तो भाई कम होती है। ऊर्जा क्या होती है, सॉरी ऊर्जा कम नहीं होती है, इसमें ऊर्जा जो है ज़्यादा होता है, ऊर्जा अधिक होती है। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अगला जो प्रश्न आपका है 34 में कहता है किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। देखिए कोई भी पदार्थ पर अगर तापमान का परिवर्तन करेंगे तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा। किसमें होगा, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अगर मान लीजिए जल को अगर ले लें तो जल को अगर हम ठंडा करेंगे तो बर्फ में, ठोस में बदल जाएगा। अब जब उसको हम लोग गर्म करेंगे, बहुत तेज गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ओके, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कहता है, अगला जो प्रश्न है कि 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस कितने बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है आपका K माइनस 273 केल्विन होता है। तो यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे केल्विन दिया हुआ है 300, ठीक ना, माइनस 273। तो हम जब 300 में से 273 घटाते हैं तो 27 आ जाता है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। ओके, 27 क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, जिसमें कहता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए क्वथनांक से कम तापमान पर कोई अगर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो भाई वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो वाष्पीकरण कहेंगे, सीधी सी बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण। ओके, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका 37 में कह रहा है कि वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें आप देखेंगे
भाई तापमान, वायु की गति, आर्द्रता, इनमें से सभी तो बिल्कुल है, जो कि आर्द्रता, वायु की गति और तापमान में अगर परिवर्तन होगा तो वाष्पीकरण में भी कम और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा इनमें से सभी। आगे हम लोग चलेंगे 38 में हम देखेंगे कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। यानी आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में नमी। ठीक है, तो वायु में अगर नमी बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से सभी। तो देखिए आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण का दर घट जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि नम वायु में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ओके, अब आगे हम लोग चलेंगे। अगला जो प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो कि अगर हम एक गिलास में रखे हैं जल को, ठीक ना, गिलास में रखे हैं और एक हम थाली में रखे हैं, तो किसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, है ना, किसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो थाली वाले का होगा। तो यानी सतह का जब हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब जो है इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो कहता है 40 में कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। यानी दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। ठीक ना, तो दाब बढ़ा दीजिए और तापमान घटा दीजिए तो उस स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन। तो ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, या ठोस गैस में बदल जाता है, या गैस द्रव में बदल जाता है। तो सही बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा गैस द्रव में बदल जाता है। अगर हम गैस पे प्रेशर बढ़ा दें और तापमान घटा दें तो उस स्थिति में क्या होगा, गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, जब पास आ जाएंगे तो द्रव में बदल जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न कहता है 41 में आओ देखेंगे, इसमें देखेंगे कि 250 डिग्री सेल्सियस यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। भाई 100 डिग्री पे तो जल जो है उबलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। तो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा गैस, यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इतना टेम्परेचर पे तो गैस में ही बदल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 42 कहता है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। बहुत आसान सवाल है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, है ना, क्योंकि एक प्रकार से देखिए कि गर्मियों के सीजन में जो होता है पसीने बहुत आते हैं। ठीक ना, तो उस स्थिति में सूती कपड़े पहनना जरूरी है। और आपको पता है कि सूती कपड़ा जो है वो हवा को, मतलब एक प्रकार से कहिए कि घड़ा में रखा हुआ जो पानी होता है ना, ठंडा होता है, उसी तरह से आपको महसूस होगा। ओके, सूती कपड़े में, तो सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मी के सीजन में। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की बात की है कितनी अवस्थाओं की। यानी पूछा जा रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताए हैं। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अवस्था बताए इन्होंने। यानी कि अगर देखा जाए तो एक आपका हो जाता है सॉलिड, ठीक, दूसरा जो है आपका लिक्विड, और तीसरा जो है गैस, है ना, और चौथा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठीक ना, यानी BEC, और एक आपका जाता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हो जाता है। तो 5 प्रकार यानी 5 अवस्था के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है 5 प्रकार के। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट और प्लाज्मा। ओके, 5वां जो है आपका प्लाज्मा है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। तो सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण होती है। ठीक ना, किसके कारण, तो प्लाज्मा के कारण होती है। अब इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है। तो 5वीं कौन है, प्लाज्मा है। बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है इसके बाद आप देखेंगे कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। गैस का द्रव में, अगर गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, संघनन, जमना या ऊर्ध्वपातन। तो गैस जो है द्रव में अगर परिवर्तित हो जा रहा है तो उसको संघनन क्या कहेंगे, संघनन। जैसे कि वर्षा में होता है, वाष्प बन करके जाता है और पानी की बूंद बन करके वापस आता है, तो उस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ओके, तो अगला जो प्रश्न आपका है 47 कहता है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। भाई किसका देखते हैं, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखिए, इसका सही आंसर विसरण का है इत्र, है ना। इत्र के सुगंध जो है हवा में चारों तरफ फैल जाता है, स्वतः फैल जाता है, तो इसी को कहा जाता है विसरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण, यानी कि इत्र के सुगंध को हवा में फैलना। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। अगला प्रश्न जो कहता है आपका 48 कहता है कि 200 केल्विन तापकरण किसके बराबर है।
तो 200 केल्विन जो है तापक्रम किसके बराबर है? तो भाई हम उस समय बताए थे फॉर्मूला, ठीक ना, क्या बताए थे कि सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, ठीक ना। तो केल्विन कितना दिया हुआ है? 200 है और इसमें से 273 घटा देना है, तो आपका यहाँ पे माइनस 73 आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? 73 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर हो जाएगा माइनस 73 डिग्री सेल्सियस का सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब आपको पता है कि उबलना शुरू करता है, तो शुद्ध जल जो होता है उसका क्वथनांक 373 केल्विन होता है। आपको पता है कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। 100 डिग्री अगर उसमें जोड़ देते हैं तो 373 केल्विन हो जाता है, जो कि जल का क्वथनांक होता है। ओके, आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं आगे। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो भाई अभी बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न जो आपका 51 है, कहता है गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। भाई गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी होता है इसका गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे 52, एक कैलोरी किसके बराबर होता है। तो भाई एक कैलोरी किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4.818 जूल होता है इसका सही आंसर। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 53 में कहता है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराअणुक बल का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराअणुक बल का बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो सबसे कम किस में होता है। अगर अंतराअणुक की बात करें तो सबसे कम होता है गैस में, ठीक ना, सबसे कम। उसके बाद जो होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा अगर अंतराअणुक बल होता है वो सॉलिड में होता है। तो देखते हैं कि गैस जो है, गैस लिक्विड और सॉलिड कहाँ पे है। तो देखेंगे गैस लिक्विड, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गैस द्रव उसके बाद ठोस, ठीक है। गैस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, फिर ठोस में सबसे ज़्यादा। ओके, अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे अगला प्रश्न 54 कहता है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। देखिए बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 335 किलो जूल पर केजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके जी, अगला जो प्रश्न आपका है 55, जो कि आखिरी प्रश्न है। देखिएगा प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए प्रकृति में कौन सा ऐसा पदार्थ है, तो एक ही पदार्थ है, ठीक ना, जल। जल जो है एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। एक होता है कि देखिए अगर हम ठंडा कर दे जल को तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, बर्फ के रूप में, ठीक है ना, आइस के रूप में। अगर हम उसको लिक्विड में बदलें तो ये वाटर के रूप में होगा। अगर उसको हम लोग गैस के रूप में बदल दें तो ये वाष्प के रूप में होगा, है ना, अब वाष्प के रूप में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरह से ये जो है आपका वीडियो 55 क्वेश्चन के साथ समाप्त होगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप जरूर, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो आपका जो है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न जो भी आएंगे आप जरूर बना लेंगे एग्जाम में, ठीक ना, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। अगर आप इसी तरह से अगले चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम अगले वीडियो लेकर के फिर आएंगे अगले चैप्टर के लिए। तो इसी तरह से सारे जितने भी चैप्टर हैं सभी का वीडियो आ जाएगा। तो आप अगर देख लेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हैं, या तो आप देखिए जैक बोर्ड से हैं, या बिहार बोर्ड से हैं, है ना, या फिर आप MP बोर्ड से हैं, या फिर UP बोर्ड से हैं, ठीक ना। तो आप कोई भी बोर्ड से हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जो आएगा वह आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाएगा, पता चलेगा, और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।